हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। और आज हम लोग क्या करेंगे, सीमेट 2018 का सेकंड स्लॉट का एलआर कवर करेंगे। इसको हमने दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 to 12 क्वेश्चंस कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग 13 to 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने स्लॉट 1 का एलआर और क्वांट दोनों सॉल्व कर लिया है और स्लॉट 2 का भी क्वांट हमने अपलोड कर चुके हैं, वो भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो आज का सेशन चालू करते हैं। सीमेट के सेकंड स्लॉट से कवर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। लुकिंग एट स्वीटी, राज सेज टू हिज फ्रेंड, स्वीटी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर। ठीक है, अच्छा, मेरे फादर उनके एल्डर ब्रदर, तो मेरे अंकल हो गए। ठीक है, अब मेरे अंकल की कौन है वो ग्रैंड डॉटर। मेरे अंकल की ग्रैंड डॉटर क्या होगी, मेरी नीस होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 नीस। ठीक है, हिंदी में भी अगर समझाऊँ तो आपके फादर के एल्डर ब्रदर मतलब आपके बड़े पापा या ताऊ जी, उनकी ग्रैंड डॉटर जो होगी, ग्रैंड डॉटर उनकी कौन होगी, आपकी भतीजी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का ए। सेकंड देख लेते हैं। 7 experts NGMWJKL give expert advice session to the 12th class students. These sessions can take place either before school, during lunch, or after the school. In scheduling these sessions, the following conditions are followed. अच्छा, सीमेट के जीके में एक चीज़ ध्यान, सॉरी एलआर में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आज थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी टाइम कम है, तो हमें जल्दी जल्दी वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बैकग्राउंड नॉइज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था कि सीमेट की जो भी एलआर के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े सेट भले ही लगते हैं वो दिखने में, लेकिन होते काफ़ी आसान है और आपको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। आप थोड़ा सा भी, अगर आपने लास्ट सेशन स्लॉट 1 के मेरे देखे होंगे एलआर के वीडियो, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें आप तरीका सीखिएगा कि इसको कैसे किया जाए। ठीक है, और आज के सेशन में भी आप तरीका मेन सीखिएगा। ठीक है, अब इसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, या तो क्या होगा, बिफोर स्कूल, या ड्यूरिंग लंच, या आफ्टर स्कूल। ठीक है, अब क्या लिखा है वो देख लेते हैं। टोटल कितने एक्सपर्ट हैं, 7। पहला कंडीशन, एट लीस्ट 2 experts मस्ट होल्ड द सेशन बिफोर स्कूल। बिफोर स्कूल कितने होने चाहिए, एट लीस्ट 2, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। आगे पढ़ लें। एट लीस्ट 3 experts मस्ट होल्ड देयर सेशंस आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल कितने होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए, अगर मिनिमम 3 और 2 भी इधर ले लूँ तो 3 + 2 5, लंच में 2 लोग आएंगे, है ना। और अगर इनसे ज़्यादा लूँगा तो लंच में और उससे कम ही आएंगे, तो लंच क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से एक कंडीशन निकाल ली मैंने। आगे पढ़ लेते हैं। एम इज़ नॉट अवेलेबल आफ्टर स्कूल एंड जे इज़ अवेलेबल ओनली आफ्टर स्कूल। ठीक है, आफ्टर स्कूल कौन है, एम अवेलेबल नहीं है, जे अवेलेबल है। आगे पढ़ लेते हैं। डब्ल्यू ऑलवेज टेक्स एक्स्ट्रा सेशन ड्यूरिंग लंच। अच्छा, लंच में अब एक को तो आना ही है, जो कि कौन है, डब्ल्यू। आगे पढ़ लेते हैं। जी विल टेक सेशन बिफोर स्कूल ओनली इफ एन इज ऑल्सो शेड्यूल्ड बिफोर स्कूल। अच्छा, अगर एन होगा तो ही जी होगा बिफोर स्कूल में। ठीक है, अगर एन होगा तो ही जी होगा। आगे पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन्हें मुझे फॉल्स बताना है, इन चारों में ध्यान रखिएगा। द नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स टेक सेशन बिफोर स्कूल, द सेम नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स टेक सेशन बिफोर स्कूल एज आफ्टर स्कूल। ये पॉसिबल है कि नहीं, देखिए आफ्टर स्कूल अगर 3 लूँ, बिफोर स्कूल भी 3 ले लूँ, तो लंच में 1 दे सकता हूँ मैं, तो ये पॉसिबल कंडीशन है, तो फर्स्ट सही हो सकता है। सेकंड देख लेते हैं। द सेम नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स टेक सेशन बिफोर स्कूल एज ड्यूरिंग लंच। ध्यान दें, अगर बिफोर स्कूल भी 2 हो गए
ठीक है। लंच में भी मान लेते हैं 2 हो गए, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, और आफ्टर सेशन कम से कम 3 देने थे, 3 में दे सकता हूँ क्योंकि टोटल 7 लोग हैं, तो ये भी पॉसिबल है। थर्ड, ट्वाइस एज मेनी एक्सपर्ट्स टेक सेशन आफ्टर द स्कूल एज बिफोर द स्कूल। बिफोर द स्कूल मान लेते हैं, मैं 2 तो लेना ही है कम से कम, तो इसका दुगना 4, आफ्टर में 4 हो गए, तो 4 + 2 6, एक अभी भी बचा, उसको मैं लंच में दे सकता हूँ जो कि W है, ये भी पॉसिबल केस है, तो थर्ड केस भी पॉसिबल है। फोर्थ, द सेम नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स कैन टेक सेशन आफ्टर स्कूल एज ड्यूरिंग लंच। देखिए अगर 3 कम से कम देने हैं आफ्टर स्कूल मुझे, ठीक है, लंच में भी अगर कम से कम मैं 3 दे दूँ, तो बिफोर स्कूल मुझे एक ही देना पड़ेगा, लेकिन इनमें कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। सीमेट में मैक्सिमम LR के क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से किया कीजिएगा, ऑप्शन से हर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेता हूँ। 6 मेल फ्रेंड्स ABCDEF, मेल कितने ABCDEF आर मैरिड टू RSUVTW, नॉट नेसेसरी इन द ऑर्डर। अब कुछ फैक्ट दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। R and S आर एज सिस्टर, मतलब R और S एक ही वाइफ नहीं होंगी। सेकंड, नीदर R नॉर T आर वाइफ्स ऑफ C, C की वाइफ कौन कौन नहीं है, R and T। W इज वाइफ ऑफ E, E की वाइफ कौन बता दी, W, वाइफ इधर लिख लेता हूँ साइड में, E की वाइफ कौन है, W। V इज वाइफ ऑफ B, V इज वाइफ ऑफ B, B की वाइफ V। D डिड इज नॉट मैरिड RST, D किस किस से मैरिज नहीं कर रहा, RST। अच्छा, B की वाइफ भी है, तो अच्छा थोड़ी देर बाद ही बताता हूँ। हु इज वाइफ ऑफ A, ठीक है, ये पूछा है। अब ध्यान से देखें तो R पे अगर ध्यान दें तो ना वो A की वाइफ है, ना वो B की वाइफ है, ना C की, ना D की, ना E की, क्योंकि E की वाइफ भी W है। तो R के लिए कौन सी कंडीशन बची, F की वाइफ कौन होगी, R, ठीक है। अब दूसरा ज़्यादा कंडीशन किस पे थी, S और T पे भी, ठीक है। तो ऑप्शन में S तो है नहीं, मैं T पे ध्यान देता हूँ। देखिए अच्छा, S पे पहले ध्यान दे लेता हूँ। S A की वाइफ नहीं होगी, B की नहीं है, C की हो सकती है, D की नहीं है, E की नहीं है, F की नहीं है, तो C किसकी हो सकती थी, C की। तो C की वाइफ यहाँ से मुझे पता चल गई कौन है, S। F की वाइफ कौन है, R। अब T की बात करते हैं। देखिए T ना F की होगी वाइफ, ना E की होगी, ना D की है, ना C की है, ना B की है, बचा कौन, A। तो A की वाइफ कौन हो जाएगी, T। ये एक स्टेप पहले भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है, इतना भी काफ़ी है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 T, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्पेक्टर अरेस्टेड 3 people KRS ऑन सस्पिशन इन अ थीफ केस, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट वन अमंग दिस 3 वॉज थीफ, इन तीनों में से एक थीफ है, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरोगेशन देयर रिप्लाइज वर फॉलोज, सॉरी, के बोल रहा है आई एम नॉट द थीफ, राजा इज द थीफ। आर बोल रहा है आई एम नॉट द थीफ, इधर के और एस इज थीफ। शेरा बोल रहा है आई एम नॉट द थीफ, राजा इज नॉट द थीफ, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है इफ एग्जैक्टली वन पर्सन अमंग देम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अनदर ऑलवेज स्पीक लाई, एंड थर्ड अल्टरनेट्स बिटवीन ट्रूथ एंड लाई, ठीक है। अब इसमें ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, एक ट्रूथ टेलर है, मतलब दोनों सही स्टेटमेंट हैं, एक के दोनों गलत हैं, और एक का एक सही एक गलत है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, अगर आप राजा पे ध्यान दें तो बोला आई एम नॉट द थीफ, इधर के और एस इज़ द थीफ। तो इस लाइन से समझ में आएगा कि यार इसके या तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे या दोनों गलत होंगे, ठीक है, क्योंकि एक अकेला सही नहीं हो सकता। अब जैसे मान लेते हैं ये सही बोल रहा है, तो आई एम नॉट द थीफ ये अगर सही हुआ तो के और एस में ही एक थीफ होगा, तो इसका दूसरा भी वही बोल रहा है तो वो भी सही होगा। तो अगर सही है तो इसके दोनों ही सही हैं, और गलत हैं तो इसके दोनों ही गलत हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि ये सच बोल रहा है,
तो अगर ये सच बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो आई एम नॉट द थीफ, तो के आर एस में इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, ये थीफ नहीं है। ठीक है, ये मैं थीफ का लिख रहा हूँ, तो राजा थीफ नहीं है। तो सेकंड इसका अपने आप ही सही था। ठीक है, अब मैं शेरा पे आता हूँ। शेरा क्या बोल रहा है, राजा इज नॉट द थीफ। अगर शेरा के हिसाब से राजा थीफ नहीं, मतलब ये सही है, क्योंकि हमने राजा को थीफ नहीं माना हुआ है, तो शेरा का सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब लेकिन अब जितने भी होने थे, अब उनके या तो एक सही एक गलत हो गया, दोनों गलत होंगे, क्योंकि राजा के मैंने दोनों स्टेटमेंट सही माने हुए हैं। ठीक है, राजा के केस में एक बार फिर से बता देता हूँ, या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। तो मैंने पहला केस क्या माना है, दोनों सही माने। तो अब शेरा की बात करें, तो शेरा का अगर एक स्टेटमेंट सही हो चुका है, तो दूसरा अब गलत होगा। दूसरा गलत होगा मतलब ये क्या बोल रहा है, आई एम नॉट द थीफ, ये गलत है इसका मतलब शेरा थीफ होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इसका ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए, राजा के दोनों सही थे और शेरा का एक सही एक गलत हो गया, इसका मतलब अब कालिया के जो भी दोनों स्टेटमेंट होंगे वो दोनों गलत होने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसका, आई एम नॉट द थीफ। अगर ये गलत है, इसका मतलब यही थीफ होगा, और हमारे हिसाब से तो थीफ शेरा होना चाहिए था। तो इसका मतलब हमने ये जो केस माना ये पूरा गलत हो गया। ठीक है, ऐसे बाइनरी लॉजिक के क्वेश्चन करते हैं। आप इसको ध्यान से अगर समझ में ना आए तो ये वाला क्वेश्चन का 2-3 बार सॉल्यूशन देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो अगर कालिया का भी थीफ आ रहा है, इसका मतलब हमने जो राजा को सबसे शुरू में माना था कि दोनों स्टेटमेंट उसके सही हैं, वो हमने गलत माना था। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, राजा के दोनों स्टेटमेंट गलत ही होंगे। अब अगर गलत ही होंगे तो वो क्या बोल रहा है, आई एम नॉट द थीफ, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब है यही थीफ है। तो अब एक सेकंड में हम आंसर दे देंगे। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, राजा इज द थीफ, ऑप्शन 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6th। इसमें लिखा हुआ है ABCD आर 4 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। ईच ऑफ देम मस्ट विजिट एग्जैक्टली 2 ऑफ द 8 सिटीज़, ये 8 सिटीज़ दी हुई हैं, एंड ईच सिटी इज विजिटेड बाय ओनली 1 पर्सन। ठीक है, कौन है, ABCD। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन दी हुई है, सीधे सीधे कंडीशन पढ़ना चालू कर देते हैं। सी डज नॉट विजिट मुंबई एंड दिल्ली। सी कहाँ नहीं जा रहा, मुंबई एंड दिल्ली। वेल डी डज नॉट विजिट कोलकाता हैदराबाद। डी कहाँ नहीं जा रहा, कोलकाता हैदराबाद। आगे पढ़ लेते हैं, बी डज नॉट विजिट लखनऊ पटना। बी कहाँ नहीं जा रहा, लखनऊ पटना। ए डज नॉट विजिट बैंगलोर चेन्नई। ए कहाँ नहीं जा रहा, बैंगलोर चेन्नई। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, पटना एंड बैंगलोर आर विजिटेड नीदर बाय बी नॉट सी। अच्छा, बी और सी पटना और बैंगलोर दोनों जगह नहीं जा रहे, तो पटना तो बी के आगे लिखा ही हुआ है, एक मैं बैंगलोर और लिख लेता हूँ। ऐसे ही सी के आगे पटना एंड बैंगलोर लिख लेता हूँ। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, इफ़ दिल्ली एंड लखनऊ वर विजिटेड बाय ए। ए कहाँ जा रहा है, दिल्ली एंड लखनऊ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ कुड बी विजिट। अच्छा, बी की बात करें, अब देखिएगा ऊपर बी लखनऊ नहीं जाएगा, क्रॉस लगा हुआ है, लखनऊ को हटा देते हैं। बी पटना नहीं जाएगा, पटना में क्रॉस लगा देते हैं। बी बेंगलोर नहीं जाएगा, बेंगलोर में क्रॉस लगा देते हैं। दिल्ली लखनऊ ए जा चुका है, मतलब बी दिल्ली और लखनऊ भी अब नहीं जा सकता, तो दिल्ली भी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, बी के पास कौन कौन सी सिटी हैं जाने के लिए। चेन्नई है, लेकिन चेन्नई ऑप्शन में नहीं है। कोलकाता है, कोलकाता ऑप्शन में नहीं है। हैदराबाद है, हैदराबाद ऑप्शन में नहीं है। मुंबई है आखिरी,
और मुंबई ही ऑप्शन में। तो देखिए जितने भी पॉसिबल सिटीज़ थी बी के जाने के लिए उसमें से एक ही ऑप्शन में था, और उन्होंने पूछा भी था विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ कुड बी विजिट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मुंबई। अब आपको थोड़ी धीरे समझ में आ रहा होगा कि सीमेट का एग्ज़ाम में LRK कैसे किए जाए। इसमें मेन क्वेश्चन आपके ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं, तो आपसे क्वेश्चन का सेट बने चाहे ना बने, लेकिन आप ऑप्शन से इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो आप हमें टेस्टिमोनी लिखना मत भूलिए, आप हमें मेल करना मत भूलिए, और जितने भी लोगों को हमारे हमारे चैनल से फ़ायदा हुआ है, अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम एक एक स्टूडेंट मेरा 10-10 स्टूडेंट से और ज्वाइन कराए। आप अपने फैमिली मेम्बर्स से ज्वाइन कराइए, आप अपने जूनियर से ज्वाइन कराइए, फ्रेंड्स से ज्वाइन कराइए, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। Among the 5 numbers W, C, Y, D, M, W is greater than C but less than M, ये हो गया। Whereas Y is greater than D but not less than M, M से less than नहीं है, ठीक है। मतलब Y is greater than equal to क्या होगा, M। Which of the following can be the greatest of the 5? देखिए W हो नहीं सकता, ठीक है, C हो नहीं सकता, D हो नहीं सकता, ठीक है। बचा क्या, Y एंड M, और Y और M की ये कंडीशन थी कि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा, Y और M। काफ़ी आसान था, तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। 8th देख लेते हैं। अ ट्यूटर हैज़ 10 स्टूडेंट्स ABCDFGHIJ to form 4 groups of tutorials. No group can have more than 4 students, ठीक है। No 2 groups can have same number of students। अच्छा, अगर 10 है और 4 ग्रुप बनाने, तो एक में मैं 1 स्टूडेंट ले लेता हूँ, एक में 2 ले लेता हूँ, एक में 3 ले लेता हूँ, और एक में 4 ले लेता हूँ। देखिए 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, ये याद रखिएगा कि 1 से लेके 4 तक का समीशन 10 होता है। तो हर ग्रुप में अलग अलग स्टूडेंट हो गए और मैक्सिमम 4 ही हुए। आगे पढ़ लेते हैं। C एंड G मस्ट बी इन द सेम ग्रुप, ठीक है। क्या चाहिए, C और G मुझे सेम ग्रुप में चाहिए, A और F भी मुझे सेम ग्रुप में चाहिए, I शुड बी अलोन और एंड इज इन 1 ग्रुप। अलोन है मतलब उसको फर्स्ट ग्रुप में ही डाल देते हैं I को, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, B एंड E कैन नॉट इन द सेम ग्रुप, मतलब B और E ये साथ में नहीं आएंगे। F एंड E ये भी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इफ़ ADFJ फॉर्म अ ग्रुप ADFJ, 4 का एक ही ग्रुप बन सकता है, ADFJ ये बन गया। देन अदर 2 ग्रुप कैन बी, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, CG दिख रहा है, दूसरे में BEH दिख रहा है, लेकिन B और E को साथ में नहीं होना था, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए। सेकंड में लिखा है CH, लेकिन C के साथ तो G को आना ही था, तो सेकंड भी कैंसिल कर दीजिए। थर्ड EH पॉसिबल है, क्योंकि E को B और F के साथ नहीं हो सकता था, H के साथ हो सकता है, पॉसिबल है। और BCG में CG साथ में आ गया, ये भी पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th। A bookie has to inspect 5 horses ABCD. If he inspect B, he cannot inspect C immediately, यानी B के तुरंत बाद C नहीं आएगा। आगे, if he inspect A, he cannot go to E after that, मतलब A के बाद E नहीं आएगा। Which of the following can be correct order of his inspection? अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में B के तुरंत बाद C दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। सेकंड में भी B के तुरंत बाद C दिख रहा है, नहीं हो सकता। थर्ड में B के बाद तो C नहीं दिख रहा है, लेकिन A के बाद E दिख रहा है, A के बाद E नहीं आना चाहिए। फोर्थ में देखिए ना B के बाद C है ना A के बाद E है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही था, जो कि कौन सा था, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। 10th, बिलो गिवन क्वेश्चन कंटेन्स 6 स्टेटमेंट्स ABCDEF, ठीक है, followed by 4 combination of 3 statements. Choose the set in which the statements are logically related, that is third statement can be deducted from the first 2 statements together.
ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आप इसमें चारों ऑप्शन से कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 था। ठीक है, मैं सीधे 4 को सॉल्व करके बता देता हूँ कि वो कैसे। डी में क्या किया, ऑल ऑनेस्ट पर्सन आर ओबीज, ये ऑनेस्ट पर्सन, सभी ऑनेस्ट क्या है, ओबीज। ठीक है, फिर ई लिखा हुआ है, ई वाला पॉइंट क्या है, ऑल ओबीज पर्सन आर गुड नेचर्ड, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, गुड नेचर। ठीक है, इसी तरीके से आप ए बी सी ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब ए में क्या लिखा है, ऑल ऑनेस्ट पर्सन आर गुड नेचर्ड, ये ऑनेस्ट पर्सन गुड नेचर दिख रहा है, मतलब ऑप्शन क्या होगा इसका 4। जैसे आप ए 1 2 3 बनाएंगे तो सब रिजेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, 11th देख लेते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 6 7 प्लेसेस ऑन मैप, द फॉलोइंग प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय टू वे रूट। अब एक है R1 किससे कनेक्ट है, R2 से, R1 और किससे कनेक्ट है, R6 से, R3 किससे कनेक्ट है, R6 से, R3 किससे कनेक्ट है एक और, R4 से, R6 किससे कनेक्ट है, R7 से, एंड R4 कनेक्ट है R5 से, R2 कनेक्ट है R3 से, R5 कनेक्ट है R7 से, नो अदर रूट एग्जिस्ट। ठीक है, इनके अलावा कोई रोड नहीं है। द शॉर्टेस्ट रूट, द रूट विद द लीस्ट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लेसेस फ्रॉम R1 टू R7। शॉर्टेस्ट तो क्या होगा, R1 से R6 जाए और उससे R7 चले जाए, सिंपल था, डायग्राम में समझ में आ रहा है। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। आई होप आपको 11th भी समझ में आया होगा। 12th सेट कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 13 से 25 कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको वापस से याद दिला दूं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेल कीजिए। ठीक है, 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। ABCDEF आर 5 रॉड्स इज लॉन्गर देन A विच इज़ लॉन्गर देन C। अच्छा, इसमें 2 टाइप की बात हो रही है, एक हाइट के हिसाब से हो रही है और एक वेट के हिसाब से। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए दोनों अलग अलग ही बनाया कीजिए। तो क्या बोला, ई इज़ लॉन्गर देन ए, यानी ई ए से लॉन्ग है, विच इज़ लॉन्गर देन सी, ए सी से लॉन्ग है, एंड लाइटर देन सी, मतलब सी हैवी है ए से। आगे पढ़ते हैं, विच इज़ लाइटर देन डी, मतलब सी किससे लाइट है, डी से। बी इज़ द शॉर्टर देन डी, ने बी डी से शॉर्ट है। ठीक है, एंड हैवियर देन इट, मतलब डी से हैवी कौन है, बी। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। ई इज लॉन्गर देन डी, ई इज लॉन्गर देन डी, एंड हैवियर देन इट, मतलब ई भी किससे हैवी है, डी से। इफ बी इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल, बी को सबसे ज़्यादा हैवी बोल दिया। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द 5 रॉड्स। ध्यान से देखिएगा, ई तो डी से बड़ा है ही, और डी ऑलरेडी सी और ए से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे लाइटेस्ट कौन होगा, ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली। तो 12th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो भी पसंद आया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।